Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about class 12th chapter number 1st इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. उसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डाइपोल फॉर्म करेंगे. डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है जो दो अपोजिट चार्जेस से मिलकर बनता है और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड हैं. ठीक है, यहाँ पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. एट पॉइंट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस अगर 2a है तो मैं इस पूरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. एक पॉइंट ले लिया मैंने O. इधर से इधर अगर 2a डिस्टेंस है तो इधर से इधर a हो जाएगी और इधर से इधर भी a हो जाएगी, तो टोटल मिलकर 2a डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, अब Q से P तक, अब O से इस P तक की डिस्टेंस हम x ले लेते हैं. O से P तक की डिस्टेंस हमने क्या ली? x ली. ठीक है, अब हमें ये ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B, ये ले लेते हैं पॉइंट P. अब BP की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो BP की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? BP की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? इस पूरे x में से जब ये A माइनस करेंगे तब ये BP निकलेगा. ये पूरी डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस कितनी है? x है. और हमें इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस दी हुई है. इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस में से इधर से लेकर इधर तक की डिस्टेंस को माइनस करेंगे तब ये बची हुई डिस्टेंस निकलेगी. तो x माइनस a हो जाएगी हमारी BP की डिस्टेंस. ठीक है, समझ आए? डायग्राम इस तरीके से बनेगा. आई बात समझ में? अब हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इस Q चार्ज से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे. फिर इस माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता था. हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन भी डिराइव किया है इसका. इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इससे हमारा क्या निकलता है? किसी भी एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक, इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक, तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस माइनस Q से करते हैं. इस माइनस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो लिखेंगे KQ अपॉन चार्ज हमारा Q है ना, तो KQ अपॉन R स्क्वायर. अब R क्या लेंगे? इस माइनस Q से इस P पर कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो बताना है हमें. तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस लेंगे x माइनस a जो है x माइनस a का होल स्क्वायर. ये हमारा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना. अब डायरेक्शन क्या लिखेंगे? किस डायरेक्शन में बनेगा? किस डायरेक्शन में बनेगा? इसकी तरफ बनेगा, टूवर्ड Q. इस माइनस Q चार्ज की तरफ बनेगा, टूवर्ड माइनस Q चार्ज की तरफ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. ठीक है, यहाँ पर एक कोई चार्ज होता होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उससे नेगेटिव की तरफ हमारा क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना. ठीक है, तो टूवर्ड माइनस Q बना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, ये चीज आनी चाहिए. ठीक, अब प्लस Q चार्ज की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो K चार्ज है हमारा Q अपॉन R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? अब इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पे बनानी है हमें, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है? कितनी दी है? इधर से इधर तक की डिस्टेंस हमारी x है और ये डिस्टेंस हमारी a. तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस a का होल स्क्वायर. ये चीज आई. अब डायरेक्शन बताइए. अब डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगी, तो उधर अवे फ्रॉम ये बनेगी, तो बनेगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम प्लस Q. प्लस Q से अवे बनेगी डायरेक्शन किसकी? इसकी.
ठीक है, ये हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, नेट देखो इसका नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को थी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो माइनस करके बनेगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे के क्यू अपॉन एक्स, सॉरी एक्स माइनस ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। ई माइनस क्यू में से ई माइनस क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना माइनस चार्ज की वजह से और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना प्लस चार्ज की वजह से, इन दोनों को क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें अपोजिट मिल रही है। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इन दोनों में से देखिए के क्यू कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ये नोट कर लेना। के क्यू क्या है, हमारा कॉमन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू हम बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, के क्यू बाहर लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू बाहर लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू एज इट इज रहेगा। इधर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस दोनों चीज आ जाएंगी, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों हमारी एलसीएम में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा इसका एलसीएम हुआ। अब देखिए ये चीज इधर थी, इधर किसकी कमी है, इस चीज की कमी है, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इधर ऐड, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर ये चीज है, किस चीज की कमी है, एक्स माइनस है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हमारा इधर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आई। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू, इधर रहेगा हमारा, नीचे तो हमारा देखिए, अब नीचे देखना ए माइनस, इस पूरे को ए कंसिडर कर लो, इस पूरे को बी कंसिडर करो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है ना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ए स्क्वायर नहीं, फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, उसके लिए बीच में माइनस होना चाहिए, दोनों हमारे इंटू में आ रहे हैं। तो अभी नीचे की चीज ऐसे रहने दो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर देखो ये ए कंसिडर कर लो, ये ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये चीज आ जाएगी हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे हम, देखिए इक्वल्स टू के क्यू, ये चीज आएगी हमारी, इस माइनस ए से ये माइनस ए कटा, क्या बचा, एक्स प्लस एक्स 2x इंटू इस माइनस एक्स से इस ये प्लस एक्स कटा, तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a अपॉन नीचे यही चीज रह जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू के क्यू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा 4 a इंटू एक्स ए एक्स, तो 4ax अपॉन, अब देखना ये चीज हो जाएगी ए माइन, इस पूरे को ए ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ये चीज हो गई हमारी, ये एक्स हमारा ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये पूरा रहने दो, इस पूरे को हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर से दोनों का स्क्वायर दिया तो इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, जब हम इसको खोलेंगे तो हमें यही चीज वापस मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हो गया के क्यू। अब देखना
मानो जब ए अगर हमारे पास, हम लेट करते हैं, अगर ए हमारे पास छोटा है एक्स से, ए की वैल्यू अगर छोटी है एक्स से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी ना एक्स स्क्वायर से। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए की वैल्यू छोटी है एक्स से, तो अगर हम ए का स्क्वायर करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स के स्क्वायर से भी तो छोटी होगी ना, बहुत छोटी होगी ना। अगर हम इनकी वैल्यू 0 पॉइंट में लें तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, बहुत छोटी आएंगी। तो इसलिए हम इस पूरी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। ये हमने यहाँ पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज मानी, अगर ए की वैल्यू छोटी है एक्स से तो ए का स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर से बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब लेट करने के बाद देखना, तो हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, इसकी जगह हमने क्या रखा है, एक्स स्क्वायर, और बाहर से स्क्वायर ऐसा ही है। ठीक है, तो यह आ जाएगा ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगी। ठीक, एक्स की पावर 4 होगी। अब देखना, ऊपर क्या था हमारे पास, के क्यू 4ax था, सॉरी, के क्यू इंटू 4ax है। ठीक है, साथ में 4ax भी है, के क्यू इंटू 4ax। ठीक, तो देखो अब मैं इस 4ax को तोड़ ऐसे लिख सकती हूँ, ये चीज ध्यान से रखना, देखना, के क्यू एज इट इज रहा, 4 को मैं 2a इंटू 2x लिख सकती हूँ, 2a इंटू 2x फिर से 4ax बनेगा अपॉन x की पावर 4। ये चीज हमने लिखी। ठीक है, ये चीज हमने क्यों लिखी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म बताना है। किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से। अब हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से निकालना था, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का यूज किया। ठीक है, अब देखिए E इक्वल्स टू के एज इट इज रहेगा, Q और 2a, Q इंटू 2a क्या होता है हमारा, P होता है, तो P इंटू 2x हमारा एज इट इज रहा अपॉन x की पावर 4। इस x से ये x कटा तो एक 3 यहाँ पर बचा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी E इक्वल्स टू के 2p अपॉन x की पावर 3। अगर हम इसको खोल के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना हमारा एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही हेल्प से निकालना होगा, बट ये किस पे पॉइंट पे था, एक्सियल पॉइंट पे, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकलता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट देखिए, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमने डाइपोल फॉर्म कर दिया। यहाँ पर हमने +q चार्ज लिया, यहाँ पर हमने -q चार्ज लिया।
इन दोनों चार्जेस को हमने 2a डिस्टेंस से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक डाइपोल फॉर्म हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा हो जाएगा ये, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। तो एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए, इस पॉइंट P से, इस Q चार्ज से इस पॉइंट P पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इस पॉइंट इस प्लस Q चार्ज से इस P पॉइंट पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, और फिर वैसा ही इस Q चार्ज की है वजह से भी इस P पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इन दोनों चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हम बताएंगे नेक्स्ट। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को कुछ भी ले लो, पॉइंट B ले लो, पॉइंट B लिया। अब देखना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, PB की जो डिस्टेंस है वो हमारी x हो जाएगी। PB की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि कंसिडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो जो आपने किया वो आप बता दीजिए। कंसिडर किया हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डिस्टेंस 2a, जो 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। टेक अ पॉइंट P एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एक पॉइंट P लिया एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे विच इज सेपरेटेड बाय x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डाइपोल, जो डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पे रखी गई है एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और यहीं पर एट पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से इस P पॉइंट पे कितना लग रहा है, Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो वो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R की वैल्यू चाहिए होगी मुझे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू, ये A ले लो, ये C ले लो, इस AP की वैल्यू मुझे चाहिए होगी। तो कैसे निकलेगी, मैं इसको मान लेती हूँ थीटा, इसको ये यहाँ पर परपेंडिकुलर टाइप का है, तो एक लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AP का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। ये डिस्टेंस अगर 2a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी a, टोटल डिस्टेंस 2a है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास एक्सिस का स्क्वायर। तो मुझे AP की वैल्यू चाहिए, तो AP की वैल्यू आ जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरी AP की वैल्यू आ गई। तो KQ अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें R दिया था, ये पूरा हमारा R आया, तो R का होल स्क्वायर किया है। ठीक है, इस स्क्वायर से ये वो हो जाता है, कटता तो नहीं बट क्या हो जाता है, जब भी किसी वैल्यू का हम अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट का होल स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर रूट, तो हमें वही वैल्यू एज इट इज मिलती है। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगा, इस पॉइंट P चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हमारा एट पॉइंट P, वो निकला KQ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना निकला। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ, अवे फ्रॉम Q पॉजिटिव चार्ज से दूर ही जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड को लग रही है, देखना ध्यान से, ये इस साइड, इधर से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो इस इधर की साइड को इसमें लगेगा, इस P पॉइंट पे। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो फिर से अवे हो रहा है, अवे फ्रॉम प्लस Q चार्ज से अवे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस माइनस Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो वो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वही हो जाएगी जितनी इसकी डिस्टेंस वही इसकी भी डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी। तो इसकी भी डिस्टेंस हो जाएगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये किस डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन देखना, इस नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की साइड लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, E1 हमारा इधर को लगा तो E2 हमारा टूवर्ड नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो टूवर्ड माइनस
क्यू आ जाएगी। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज से और माइनस क्यू चार्ज से जो है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया वो आ गया। ठीक, अब देखना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरीके से निकलेगा, इसका वेक्टर सम होता है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का वेक्टर सम से निकलेगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 उस साइड को, E2 इस साइड को, तो जो नेट निकलेगा इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस साइड को निकलेगा। ठीक, अब इस प्लस क्यू चार्ज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट प्लस क्यू चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना निकलेगा इसका हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा के फॉर्म पे लिया जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट किस फॉर्म पे होता है? साइन थीटा के फॉर्म पे होता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना निकल जाएगा इस प्लस क्यू चार्ज का? तो E प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकलेगा इस माइनस क्यू चार्ज का वो निकलेगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट प्लस क्यू चार्ज का निकला E प्लस क्यू कॉस थीटा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट माइनस क्यू चार्ज का निकला E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक, तो देखिए ठीक, अब देखना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इन दोनों हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स की ही तो हेल्प से निकल रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल रहा है इस डायरेक्शन में वो इन्हीं दोनों हॉरिजेंटल कंपोनेंट की ही वजह से तो निकल रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों का एक ही डायरेक्शन में लगेगा। इस वाले का हॉरिजेंटल कंपोनेंट नेगेटिव चार्ज का भी यही होगा और पॉजिटिव चार्ज का भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल जाएगा वो E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू चार्ज का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और माइनस क्यू चार्ज के हॉरिजेंटल कंपोनेंट को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड क्यों किया? एक्सियल पॉइंट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, इसीलिए माइनस किया। ठीक है, बट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो दोनों का हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू कितना निकला? K अपॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, कॉस थीटा हमारा एज इट इज आएगा प्लस इसका माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दोनों एक ही वैल्यू है, तो 2 KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, अब वही हम चीज लगाएंगे, अगर हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, पहले तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी? इधर से कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये थीटा माना हमने, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस, तो ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इस साइड की जो वैल्यू आई थी वो हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आई थी, तो अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाया, थीटा हमने यहाँ पर लिया है। ठीक, तो वही वो रख देंगे हम सब, इसमें रख देते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो E इक्वल्स टू 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो मतलब पावर 1 है। और जब हम अंडर रूट हटाते हैं किसी भी
डिजिट में से, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट थ्री, अगर मुझे यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो इस पूरी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं किसी डिजिट में से तो उसकी पावर जो है 1/2 हो जाती है, ठीक, क्योंकि क्या है, ये एक स्क्वायर रूट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, देखो अगर हम इसको मैं इसमें से इस अंडर रूट को हटाते तो पूरी की पावर 1/2 लिखेंगे। अब देखो बेस सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती, तो 1 + 1/2 आ जाएगा 3/2। तो k2kq इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं हम। इन दोनों की पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो अगर हमारा a छोटा है x से तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लेट करते हैं, हम एक्स स्क्वायर लेट करते हैं। पिछले में भी यही लेट किया था, इसमें भी यही लेट करते हैं। इस पूरी चीज को हम एक्स स्क्वायर लेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जब हमने इसको एक्स स्क्वायर लेट किया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला E = 2kq इंटू ए अपॉन, इस पूरे को हमने एक्स स्क्वायर लेट किया, बाहर से हमारी पावर थी 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक्स की पावर 3 बची नीचे, तो E = 2kq इंटू ए अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, ये चीज आई। अब फिर से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, P = Q इंटू 2a, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है। तो Q इंटू 2a, Q और 2a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, K बाहर 2a इंटू क्यू अपॉन एक्स क्यूब। तो Q इंटू 2a की जगह हम क्या रखेंगे, P पुट करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा KP अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम K की वैल्यू खोलना चाहें तो हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यूब। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक। अब देखिए एक चीज, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, वो एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था हमारा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। इतना हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब आ रही है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, वो ट्वाइस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये रिलेशन भी हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ट्वाइस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट से, ठीक है। दूसरा हम बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा था, एक इधर साइड को लग रहा था, एक इधर साइड को लग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था हमारा। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा था, तो जो थीटा की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और जो एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री होती है हमारी किस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू, और 180 डिग्री होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक था किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है,
क्या होता है सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस है, इस सरफेस से इतनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रही हैं पास हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। ये डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सिंबल से, इसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि कितनी नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस से, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या होता है? पहला फैक्टर होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसको कैपिटल ई से डिनोट किया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इंटेंसिटी मतलब, और इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, मतलब किस तेज से या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। ठीक है, और हम जानते हैं जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो दूसरा केस है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अब सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड करता है? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्या है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? कॉस थीटा पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिएंटेशन पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तीनों फैक्टर्स पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे इससे? इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा। ये हमारा एक रिलेशन आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक, ई ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे एक रिलेशन बन गया फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अगर हम इसको दोबारा अच्छी से इलेबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए पहला क्या था हमारा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पास होंगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो क्या कहलाती है? हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहना चाह रही हूँ मैं, जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी? उससे पास होंगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सरफेस एरिया। मान लो एक हमारा सरफेस है, एक हमारा सरफेस है, ये ए सरफेस है, ये A2 सरफेस है। अब देखिए ए और A1, ये ए सरफेस है, A1 सरफेस है। अब बताइए कि, अब देखना, इस ए से इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब बताइए
ये जो ए सरफेस था इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई, सिर्फ 2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई। अब जो सरफेस मैंने बढ़ा दिया तो सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है। तो देखिए सरफेस ज्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि एक सरफेस से कितनी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी पास हो सकती है। ठीक है, तो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, एरिया छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटा, एरिया ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा। ठीक है, ये था हमारा एरिया पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन मतलब थीटा। थीटा पे कैसे, मतलब एंगल पे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं पहला, जब एरिया हमारा ऐसा रखा हुआ है, जब एरिया हमारा ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जा रही है। एरिया क्या है, एरिया जो ये थीटा होता है ना, ये याद रखो, जो ये थीटा होता है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखना एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया को हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म पे ट्रीट करेंगे हम। ठीक, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं उसी की जो डायरेक्शन होती है उसी को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले एरिया वेक्टर ही समझ लो। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल खींचा, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस सरफेस पे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल हुआ यही क्या हो जाएगा, हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी सरफेस पे अगर जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, इसी को हम एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे। ठीक, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर हमारा सरफेस प्लेन, अगर हमारा प्लेन ऑफ एरिया का प्लेन, ये हमारा मान लो क्या है, प्लेन है और इधर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा देखो। ठीक, ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारा क्या है, एक प्लेन है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो मैंने थीटा क्या बोला, एंगल कहाँ पे बनेगा यहाँ पर। अब थीटा क्या था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, बट एरिया वेक्टर थोड़ी ना, ये तो हमारा एरिया है। इस एरिया पे एक वेक्टर खींचते हैं, ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस एरिया पे क्या खींचा हमने, एक वेक्टर खींचा, ये क्या है, एक एरिया वेक्टर हो गया। इस एरिया पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर नॉर्मल, उसी को हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल खींचा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के क्या आ रही है, मतलब पैरेलल नहीं होंगी ये, देखो दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों के बीच में थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो इस पे रखो, तो कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब थीटा हमारा 0 डिग्री रखना है तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा हमारे क्या आ जाएगा, 1, मतलब मैक्सिमम। थीटा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा जब 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा जब थीटा हमारा 0 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो ये एक चीज थी, जब हमारा सरफेस ऐसे रखा गया है और उसमें एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऐसी, तो थीटा हमारा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, और उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मैक्सिमम हुआ। ये फ्लक्स किस पे डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ इस थीटा पे डिपेंड हुआ। अगर थीटा नहीं पता होता तो हम नहीं बता सकते थे कि फ्लक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अब देखना, जब हमारा क्या एरिया, अगर अब हम एरिया ले लेते हैं ऐसा, अब हमने एरिया ले लिया ऐसा, सरफेस ले लिया हमने ऐसा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसी जा रही है, ठीक है। तो सरफेस पे जो थीटा एंगल होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमारे पास, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर खींचो, उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री बना। और अब हम जानते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री। तो फाई कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। फाई क्या हो जाएगा उस समय, मिनिमम हो जाएगा। मतलब हम देख सक रहे हैं कि फाई जो है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और ये भी नोट रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि थीटा जब 0 डिग्री होता है तो फाई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है। तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो उस समय क्या हो जाता है, फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस कंडीशन में हमारे क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। दिखने में अपोजिट लग रहा है, बस होता यही है, ठीक। तो यही चीज है कि क्या बोलते हैं, जब थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो उस समय हमारा फाई मिनिमम होता है। और जब थीटा हमारा 0 डिग्री तो फाई मैक्सिमम। तो मतलब थीटा डायरेक्टली, फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, कॉस थीटा पे। थीटा पे ऑब्वियसली, थीटा पे, बट इसको विथ रिस्पेक्ट टू कॉस लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से पास हो रही है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा सरफेस एरिया एंड तीसरा ओरिएंटेशन, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।